बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। वोटों की गिनती के क्रम में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। इसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर धड़कनें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया है। इसके ठीक उलट विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि 18 नवंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी और जेडीयू में किसके हिस्से ज्यादा सीटें आएंगी। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया गया है। इस साल जून में भारत के चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मतदान प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी, वेबकास्टिंग और अन्य वीडियो फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट कर दें। यदि इस दौरान चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती नहीं दी जाती है। आयोग का कहना था कि उसके इलेक्ट्रॉनिक डेटा का दुरुपयोग कर गलत और भ्रामक नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये फैसला लिया गया। दिल्ली में लाल किले के पास आतंकी हमले के बाद अब सरकार एक्शन की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आज हाई लेवल मीटिंग हुई जो पूरे 1.25 घंटे चली। इस मीटिंग में आईबी चीफ, एनआईए के डीजी के साथ साथ एनएसजी के डीजी भी मौजूद थे। मीटिंग की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के अलावा आईबी के चीफ और गृह सचिव भी शामिल हुए। बैठक में धमाके के बाद उसकी जांच और आगे के एक्शन को लेकर 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि गृह मंत्री ने सभी जांच एजेंसियों को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए कुल 32 कारों का इंतजाम किया गया था। इन गाड़ियों से ब्लास्ट करने थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 दिसंबर की तारीख को ये धमाके किए जाने थे। ये सभी संदिग्ध आतंकवादी बाबरी मस्जिद विध्वंस का इंतकाम लेने की आग में जल रहे थे। अपने बदले की आग को बुझाने के लिए डॉक्टर मॉड्यूल ने तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक भी जुटा लिया था। ये आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते इससे पहले ही इनका भांडा फूट गया। साजिश का खुलासा होने से बौखलाए आतंकवादियों ने लाल किले के पास धमाका किया। दिल्ली को दहलाने की साजिश जनवरी से रची जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल डंप डेटा से पता चला है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल गनी और धमाके में कथित रूप से मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने जनवरी में कई बार लाल किले की रैकी की थी। दोनों ने वहां की सुरक्षा और भीड़ का पैटर्न समझा था। पुलिस को शक है कि आतंकियों की प्लानिंग 26 जनवरी पर लाल किले पर हमले की भी थी, जो तब नाकाम हो गई थी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके के बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी एआईयू ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है। ये कड़ा कदम विश्वविद्यालय से जुड़े विवादों और जांच एजेंसियों की सक्रियता के बाद उठाया गया है। जांच एजेंसियों ने इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टरों को दिल्ली बम धमाके में हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले में ईडी इस बात की भी जांच करेगा कि डॉक्टरों ने विस्फोटक खरीदने के लिए 23 लाख रुपए कहां से जुटाए थे। ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी के लेन देन की भी जांच करेगा। दिल्ली बम धमाके के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एहतियातन ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचे ताकि जांच के दौरान देर न हो। दिल्ली पुलिस द्वारा यात्रियों को ट्रेन छूटने से 1 घंटे पहले, मेट्रो के लिए 20 मिनट पहले और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को दल बदल विरोधी कानून के तहत तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल राय की पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। जस्टिस देवांशु की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी विधायक अंबिका राय की याचिकाओं पर यह फैसला दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष बनर्जी के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें राय को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद वो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उत्तराखंड में करीब 22,000 उपनल कर्मचारियों ने देहरादून में परेड ग्राउंड के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर से आए सैकड़ों उपनल कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। उपनल कर्मचारी संघ के मुताबिक राज्य के सभी विभागों को मिलाकर करीब 22,000 उपनल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चरणबद्ध तरीके से सभी उपनल कर्मियों को नियमित किए जाने के लिए कहा था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने इस आदेश पर अमल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के अब्दस्त पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली गैर निर्वाचित अंतरिम सरकार भारत बांग्लादेश संबंधों को नुकसान पहुंचा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार उग्रवादी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। हसीना ने यूनुस प्रशासन पर भारत के साथ संबंधों को खतरे में डालने और चरमपंथी ताकतों को सशक्त बनाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यूनुस प्रशासन की नीतियां न केवल हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रही हैं,
बल्कि भारत के साथ दशकों से बने हमारे घनिष्ठ संबंधों को भी खतरे में डाल रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल के दिनों में अफगानिस्तान और भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता विफल रही तो पाकिस्तान खुला युद्ध लड़ने को तैयार है। आसिफ ने तालिबान पर भारत का एजेंट होने का आरोप लगाया और दावा किया कि भारत पाकिस्तान को पूर्वी मोर्चे और पश्चिमी मोर्चे दोनों पर व्यस्त रखना चाहता है। अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया है। अमेरिकी कांग्रेस ने शटडाउन खत्म करने वाले विधेयक को पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही 43 दिन तक चला शटडाउन खत्म हो गया है। शटडाउन खत्म होने के साथ ही 43 दिनों में नौकरी से निकाले गए संघीय कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर बहाल किया जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका टीम के हेड कोच शुक्री कोनार्ड ने टीम इंडिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज को अब तक की सबसे चुनौती वाला सीरीज बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है। आज से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता में टेस्ट सीरीज का आगाज होना है, जिससे नीतीश कुमार की छुट्टी कर दी गई है। शानदार फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल को रेड्डी की जगह टेस्ट टीम में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि दूसरे टेस्ट में नीतीश टीम के लिए खेलेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। एक्ट्रेस के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आगरा में राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया है। किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर याचिका पर अब फिर से सुनवाई हो गई है। ये याचिका राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने दाखिल की थी। हिंदी सिनेमा से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अदाकारी की छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जल्द ही भारतीय सिनेमा में कमबैक करती हुई नजर आएंगी। साउथ सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर एस एस राजामौली और एक्टर महेश बाबू की अपकमिंग मूवी ग्लोब ट्रोटर को लेकर प्रियंका चोपड़ा का नाम काफी दिनों से चर्चा में है। अब ग्लोब ट्रोटर से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, जिसमें एक्ट्रेस एक्शन अवतार में नजर आ रही है। राजामौली की फिल्म से प्रियंका का ये लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक्टर धर्मेंद्र के घर लौट आने से न सिर्फ फैंस ने राहत की सांस ली है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री भी काफी खुश है। बॉलीवुड के हीमैन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उनका परिवार उन्हें घर ले आया है, जहां डॉक्टर्स की एक टीम घर पर ही उनकी देखरेख कर रही है। धर्मेंद्र के घर लौटते उनका हालचाल लेने के लिए सबसे पहले महानायक अमिताभ बच्चन पहुंचे। 83 साल के अमिताभ बच्चन अपने BMW में जुहू की रोड पर खुद कार ड्राइव करते हुए दिखाई दिए। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनके पीछे दौड़ते हुए किसी भी फोटोग्राफर को चोट न लग जाए, जिसकी वजह से वो आराम से गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिए।